हेलो दोस्तों। तो आज हम रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखित बुक रिच डैड पुअर डैड को पढ़ेंगे। जिस प्रकार इसमें रिच डैड और पुअर डैड ने मिलकर रॉबर्ट टी कियोसाकी को ये सीख दी, उसी प्रकार आज हम और आप मिलकर इस बुक को पढ़ेंगे, जिससे ज़्यादा बेहतर समझ सकें। हम पढ़ेंगे और आप उसे समझेंगे, फिर दोनों मिलकर इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखित ये बुक पैसों के बारे में सिखाती है। तो आइए शुरू करते हैं। इसके 9 अध्याय हैं और अलग अलग भागों में विभाजित, और जो हम 9 वीडियो के तहत आपको समझा पाएंगे, जिससे आप समझने में आपको आसानी होगी। टोटल इसके 10 वीडियो होंगे, जिसमें एक प्रस्तावना और आभार से रिलेटेड सारी जानकारी और 9 अध्याय अलग अलग वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। रिच डैड पुअर डैड। पैसों के बारे में अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मध्यम वर्ग के माता पिता नहीं सिखाते हैं। जो भी इंसान अपने आर्थिक भविष्य की बागडोर अपने हाथों में लेना चाहता है, उसे रिच डैड पुअर डैड से शुरुआत करनी चाहिए। तो पढ़ते हैं हम समर्पण। यह पुस्तक पूरे संसार के माता पिता को समर्पित है, क्योंकि वे किसी बच्चे के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक होते हैं, और उन सभी लोगों को भी समर्पित है जो आदर्श पेश करके बच्चों को शिक्षा देते हैं, उन पर छाप छोड़ते हैं और उन्हें नेतृत्व प्रदान करते हैं। आभार। कोई आपको धन्यवाद कैसे कह सकता है जब धन्यवाद देने के लिए इतने सारे लोग हों। जाहिर है, इस पुस्तक के लिए मैं अपने दोनों पिताओं के प्रति कृतज्ञ हूँ, जो दमदार रोल मॉडल थे, और मेरी माँ के प्रति भी, जिन्होंने मुझे प्रेम और दया का पाठ पढ़ाया। इस पुस्तक को साकार करने में जिस इंसान ने सबसे सक्रिय भूमिका निभाई है, वह मेरी पत्नी किम है, जो वैवाहिक संबंध, कारोबार और जीवन में मेरी साझेदार है। वह मेरे जीवन को पूर्णता प्रदान कर दी है। अब हम पढ़ेंगे दूरदर्शिता। अभी तक हमने पढ़ा समर्पण, आभार। अब दूरदर्शिता और प्रस्तावना इस वीडियो में पढ़ा जाएगा। दूरदर्शिता। आज से 20 साल पहले बीटल्स ने 1 जून 1967 को 1967 को सर्जेंट पेपर्स लोनली हार्ट्स क्लब बैंड एल्बम रिलीज किया। यह तुरंत सफल हो गया, वाणिज्यिक और आलोचनात्मक सफलता के शिखर पर पहुंच गया। यह एल्बम इंग्लैंड में एल्बम चार्ट के शिखर पर 27 सप्ताह रहा और अमेरिका के 15 सप्ताह तक नंबर 1 रहा। टाइम मैगजीन ने सर्जेंट पेपर्स को संगीत की प्रगति में एक ऐतिहासिक मोड़ कहा था। इसने 1968, 1968 में 4 ग्रैमी अवार्ड जीते, साथ ही एल्बम ऑफ द ईयर भी जीता। यह सम्मान पाने वाला यह पहला रॉक एल्बम था। रिच डैड पुअर डैड। मेरे 50वें जन्मदिन पर 8 अप्रैल 1997 1997 को रिलीज हुई थी। द बीटल्स कहानी के विपरीत यह पुस्तक तुरंत सफल नहीं हुई, न तो वाणिज्यिक दृष्टि से न ही आलोचनात्मक दृष्टि से। वास्तव में पुस्तक के प्रकाशन और इसके बाद उठे आलोचना के तूफान इसके एकदम विपरीत थे। रिच डैड पुअर डैड को मूलतः स्वयं प्रकाशित किया गया था, क्योंकि हम जिस भी पुस्तक प्रकाशक के पास गए, हर एक ने मेरी पुस्तक को ठुकरा दिया। अस्वीकृति के कुछ पात्रों ने इस तरह की टिप्पणियां थी, आप यह नहीं जानते कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैंने सीखा
कि ज़्यादातर प्रकाशक मेरे अमीर डैड के बजाय मेरे उच्च शिक्षित गरीब डैडी की तरह अधिक थे। ज़्यादातर प्रकाशक पैसे के बारे में मेरे अमीर डैडी के सबकों से सहमत नहीं थे, मेरे गरीब डैडी की तरह। 20 साल बाद 1997 1997 में रिच डैड पुअर डैड एक चेतावनी थी, भविष्य के बारे में सबकों की पुस्तक। 20 साल बाद संसार के करोड़ों लोग मेरे अमीर डैड की भविष्य के बारे में चेतावनियों और सबकों के बारे में ज़्यादा जागरूक हो चुके थे। 20/20 दूरदर्शिता के साथ कई लोगों ने कहा कि उनके सबक भविष्यदर्शी थे। भविष्यवाणियाँ सच हो गई। इनमें से कुछ सबक ये हैं। अमीर डैडी का सबक 1। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। 20 साल पहले कई प्रकाशकों ने मेरी पुस्तक को अस्वीकार कर दिया था क्योंकि वे अमीर डैड के पहले सबक से सहमत नहीं थे। आज लोग अमीरों और बाकी हर व्यक्ति के बीच की बढ़ती खाई के बारे में ज़्यादा जागरूक है। 1993 और 2010, 1993 और 2010 के बीच अमेरिका की राष्ट्रीय आमदनी में 50% से ज़्यादा वृद्धि सबसे दौलतमंद 1% लोगों के पास गई। तब से स्थितियाँ बदतर ही हुई हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अर्थशास्त्रियों ने पाया है कि 2009, 2009 और 2012-2012 के बीच 95% आय उन्हीं सबसे दौलतमंद 1% व्यक्तियों के पास गई। सबक: आय में वृद्धियाँ कर्मचारियों की नहीं, उद्यमियों और निवेशकों के पास जा रही है, उन लोगों के पास नहीं जो पैसों के लिए काम करते हैं। अमीर डैडी का सबक: बचत करने वाले पराजित होते हैं। 20 साल पहले ज़्यादातर प्रकाशक अमीर डैडी के इस सबक से पुरजोर तरीके से असहमत थे। गरीब और मध्य वर्ग के लोग के लिए पैसे बचाना एक धर्म है। गरीबी से आर्थिक मुक्ति है और क्रूर संसार में सुरक्षा है। कई लोगों को तो ऐसा लगा जैसे बचत करने वालों को पराजित कहना इट्स निंदा है। सबक: एक चित्र 1000 शब्दों को जितना मूल्यवान होता है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने 120 सालों के चार्ट पर नज़र डालें और आपको दिख जाएगा कि बचत करने वाले क्यों और कैसे पराजित होते हैं। आपको चार्ट स्क्रीन पर शो किया जा रहा है। कृपया इसे देखें, समझें और पढ़ें। चार्ट दिखाता है कि इस नई सदी की शुरुआती 10 वर्षों में शेयर बाजार में 3 भारी क्रैश हुए हैं। अगले पेज पर दिया चार्ट इन क्रैशों को चित्रित करता है। पहला क्रैश सन 2000 के आसपास का .com क्रैश था। दूसरा क्रैश 2007 का रियल एस्टेट क्रैश था और तीसरा 2008 का बैंकिंग क्रैश था। (1929) का भीमकाय क्रैश, 1929 का भीमकाय क्रैश। जब आप 1929 के भीमकाय क्रैश की तुलना 21वीं सदी के पहले 3 क्रैशों से करते हैं तो आपको यह समझ आता है कि इस सदी के पहले 3 क्रैश सचमुच कितने भीमकाय थे। नोट छापना। नीचे दिया चार्ट दिखाता है कि हर क्रैश के बाद अमेरिकी सरकार और फेडरल रिजर्व बैंक ने नोट छापना शुरू कर दिया। अमीर को बचाना। 2000 से 2016 के बीच 2016 के बीच अर्थव्यवस्था को बचाने के नाम पर पूरे संसार के बैंक ब्याज दरों में कटौती करते रहे और नोट छापते रहे। हालांकि हमारे लीडर हमें यह विश्वास दिलाना चाहते थे कि वे संसार को बचा रहे थे, लेकिन सच्चाई तो यह थी कि अमीर लोग खुद को बचा रहे थे और गरीब तथा मध्यवर्गीय लोगों को बस के नीचे फेंक रहे थे। आज कई देशों में ब्याज दर 0 से भी कम है, इसलिए बचत करने वाले पराजित होते हैं।
आज सबसे ज़्यादा पराजित लोग गरीब और मध्यवर्गीय हैं, जो पैसे के लिए काम करते हैं और पैसे बचाते हैं। अमीर डैडी का सबक। आपका मकान संपत्ति नहीं। 20 साल पहले 1997 में मुझे अस्वीकृति की पर्ची भेजने वाले हर प्रकाशक ने अमीर डैडी के इस सबक को आलोचना की कि आपका मकान संपत्ति नहीं है। 10 साल बाद 2007 में जब सब प्राइम कर्जदारों ने अपने सब प्राइम मॉर्गेज की किस्त चुकाना बंद कर दी, तो संसार के रियल इस्टेट बुलबुला फूट गया और करोड़ों मकान मालिकों को इस सबक की सच्चाई कठोर तरीके से पता चली। उनका मकान सचमुच संपत्ति नहीं था। असली समस्या। ज़्यादातर लोग यह नहीं जानते कि रियल इस्टेट क्रैश वास्तव में रियल इस्टेट क्रैश नहीं था। रियल इस्टेट क्रैश गरीब लोगों की वजह से नहीं हुआ था, या तो अमीरों की वजह से ही हुआ था। अमीरों ने वित्तीय जुगाड़ करके डेरिवेटिव्स नामक प्रोडक्ट बनाए, जिन्हें वॉरेन बफेट ने सामूहिक वित्तीय विनाश के हथियार कहा है। जब सामूहिक विनाश के इन वित्तीय हथियारों ने विस्फोट हुआ तो रियल इस्टेट मार्केट क्रैश हो गया और दोस्त गरीब सब प्राइम कर्ज लेने वालों पर मरा गया। 2007 में वित्तीय डेरिवेटिव्स में लगभग $700 ट्रिलियन थे। आज यह अनुमान लगाया जाता है कि वित्तीय डेरिवेटिव्स में 1.2 क्वाड्रिलियन डॉलर हैं। दूसरे शब्दों में असली समस्या कम नहीं हुई है, बल्कि ज़्यादा बढ़ गई है। अमीर डैडी का सबक। अमीर लोग कम टैक्स क्यों देते हैं? 20 साल पहले कई प्रकाशकों ने यह उजागर करने के लिए रिच डैड पुअर डैड की आलोचना की थी कि अमीर लोग टैक्स में कम कैसे और क्यों देते हैं। एक ने कहा कि यह सबक गैर कानूनी है। 10 साल बाद 2007 में राष्ट्रपति बराक ओबामा पूर्व गवर्नर मिट रोमनी के खिलाफ पुनः चुनाव के लिए खड़े हुए। जब यह उजागर किया गया कि राष्ट्रपति ओबामा ने अपनी आमदनी का लगभग 30% टैक्स में दिया और गवर्नर रोमनी ने 13% से कम दिया, तो मिट रोमनी की वह नीचे गिरने वाली ढलान शुरू हुई, जिसके बाद वे चुनाव हार गए। एक बार फिर टैक्स 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में केंद्र बिंदु बन गया। मिट रोमनी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कानूनी रूप से कम टैक्स क्यों देते हैं, यह पता लगाने के बजाय गरीब और मध्यवर्गीय लोग नाराज हो जाते हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप गरीबों और मध्य वर्ग के लिए टैक्स कम करने के वादा करते हैं, लेकिन सत्य तो यह है कि अमीर लोग टैक्स में हमेशा कम चुकाएंगे। अमीर लोग कम टैक्स देते हैं। इसका कारण अमीर डैडी के सबक क्रमांक 1 में मिलता है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। जब तक कोई व्यक्ति पैसे के लिए काम करता है, वह टैक्स चुकाएगा। जब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन अमीरों पर टैक्स बढ़ाने का वादा कर रही थी, तो वे असली अमीरों पर नहीं, बल्कि ऊंची आमदनी वाले लोगों जैसे डॉक्टरों, अभिनेताओं और वकीलों पर टैक्स बढ़ाने का वादा कर रही थी। 20 साल पहले। हालांकि रिच डैड पुअर डैड तुरंत सफल नहीं हुई, जैसे कि द बेटल सर्जेंट पेपर्स एल्बम हुआ था, लेकिन रिच डैड पुअर डैड वर्ष 2000 तक न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर सूची में पहुंच गई और लगभग 7 साल तक उस सूची में बनी रही। इसके अलावा वर्ष 2000 में ओपरा विन्फ्रे का फ़ोन आया। मैं पूरे 1 घंटे तक ओपरा कार्यक्रम में रहा और जैसा लोग कहते हैं, बाकी इतिहास है। रिच डैड पुअर डैड इतिहास के नंबर 1 व्यक्तिगत वित्त पुस्तक बन चुकी है और पूरे संसार में रिच डैड सीरीज का लगभग 4 करोड़ पुस्तकें बिक चुकी हैं। क्या सचमुच कोई अमीर डैडी थे? करोड़ों लोगों ने पूछा, क्या सचमुच कोई अमीर डैडी थे? इस प्रश्न का जवाब देने के लिए आप अमीर डैडी के बेटे माइक की बातें सुन सकते हैं, जब वे रिच डैड रेडियो शो पर अतिथि के रूप में आए थे। आप richdadradio.com पर जाकर वो प्रोग्राम सुन सकते हैं। रिच डैड ग्रेजुएट स्कूल।
रिच डैड पुअर डैड यथासंभव सरल लिखी गई थी ताकि हर व्यक्ति मेरे अमीर डैडी के सबकों को समझ सके। जो लोग ज़्यादा जानना चाहते हैं, 20 वर्ष के समारोह के हिस्से के रूप में उनके लिए मैंने लिखी वाई द रिच आर गेटिंग रिचर, व्हाट द फाइनेंशियल एजुकेशन रियली, वाई द रिच आर गेटिंग रिचर ज़्यादा विस्तार और स्पष्टता से बताती है कि अमीर डैडी ने अपने बेटे और मुझे पैसे और निवेश के बारे में क्या सिखाया। वाई द रिच आर गेटिंग रिचर ग्रेजुएट विद्यार्थियों की रिच डैड पुअर डैड है, या रिच डैड विद्यार्थियों के लिए ग्रेजुएट स्कूल है, एक चेतावनी और एक आमंत्रण। हालांकि मैंने वाई द रिच और गेटिंग रिचर को यथासंभव सरल रखने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अमीर लोग सचमुच जो करते हैं वह आसान नहीं, ना ही उसे समझना आसान है। अमीर लोग सचमुच जो करते हैं उसके लिए एक असली वित्तीय शिक्षा की ज़रूरत होती है जो हमारे स्कूलों में नहीं सिखाई जाती। मैं सुझाव देता हूँ कि पहले आप रिच डैड पुअर डैड पढ़ें, इसके बाद अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो शायद वाई द रिच और गेटिंग रिचर आपके लिए ही है। 20 बेहतरीन वर्षों के लिए आपको धन्यवाद। अतीत, वर्तमान और भविष्य के मेरे सभी पाठकों को, द रिच डैड कंपनी के हम सभी लोगों की ओर से 20 बेहतरीन वर्षों के लिए आपको धन्यवाद। मानवता के वितरण कल्याण को ऊपर उठाना हमारा मिशन है और यह एक समय, एक जीवन और एक व्यक्ति से शुरू होता है। अब शुरू होता है प्रस्तावना रिच डैड पुअर डैड। मेरे 2 डैडी थे, इसलिए मेरे पास 2 विरोधी दृष्टिकोणों का विकल्प था, एक अमीर आदमी का और एक गरीब आदमी का। मेरे 2 डैडी थे, एक अमीर और एक गरीब, एक उच्च शिक्षित और बुद्धिमान थे। वे PhD थे और उन्होंने 4 साल तक पूर्व स्नातक पाठ्यक्रम 2 साल में ही पूरा कर लिया था। इसके बाद पढ़ाई करने के लिए वे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, शिकागो यूनिवर्सिटी और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए, जाहिर है पूरी स्कॉलरशिप्स पर। दूसरे डैडी कभी 8वीं भी पास नहीं कर पाए। दोनों ही डैडी ने अपने करियर में सफल थे। दोनों ने ही जिंदगी भर कड़ी मेहनत की, दोनों ने ही काफ़ी पैसे कमाए, लेकिन एक हमेशा आर्थिक परेशानियों से जूझते रहे और दूसरे आगे चलकर हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। एक अपनी मृत्यु के समय अपने परिवार, परोपकारी संस्थाओं और चर्च के लिए करोड़ों डॉलर छोड़ गए। दूसरे ने अधूरे बिल छोड़े जिनका भुगतान बाकी था। दोनों ही डैडी शक्तिशाली, करिश्माई और प्रभावशाली थे। दोनों ने ही मुझे सलाह दी, लेकिन उन्होंने एक जैसी चीज करने की सलाह नहीं दी। दोनों की ही शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, लेकिन उन्होंने अध्ययन के लिए एक जैसे पाठ्यक्रम की सलाह नहीं दी। अगर मेरे सिर्फ एक ही डैडी होते तो मैं तो या उनकी सलाह मान लेता या फिर उसे ठुकरा देता। 2 डैडी होने से मुझे विरोधी दृष्टिकोण का विकल्प मिला, एक अमीर आदमी का और दूसरा गरीब आदमी का। उनमें से किसी एक दृष्टिकोण को स्वीकार या अस्वीकार करने के बजाय मैं उनकी कही बातों पर काफ़ी सोच विचार करता था, उनकी तुलना करता था और फिर अपने लिए विकल्प चुनता था। समस्या यह थी कि अमीर डैडी उस वक्त अमीर नहीं थे और गरीब डैडी उस वक्त गरीब नहीं थे। दोनों ही अपना करियर शुरू कर रहे थे और दोनों ही आर्थिक व पारिवारिक क्षेत्रों में संघर्ष कर रहे थे, परंतु पैसों के बारे में उनके दृष्टिकोण बहुत भिन्न थे। मिसाल के तौर पर एक डैडी कहते थे, पैसे का प्रेम ही सारी बुराई का जड़ है। दूसरे डैडी कहते थे, पैसे की कमी ही सारी बुराई का जड़ है। 2 शक्तिशाली डैडियों की अलग अलग सलाह से बचपन में ही मुझे उलझन होती थी। मैं एक अच्छे बेटे की तरह उनकी बातें सुनना चाहता था और उन पर अमल करना चाहता था। दिक्कत यह थी कि दोनों डैडी एक सी बातें नहीं करते थे। उनकी दृष्टिकोण में ज़मीन आसमान का अंतर था, खासतौर पर पैसे के संबंध में। इससे मैं बहुत चकराता था,
लेकिन मेरी जिज्ञासा जाग गई। मैं काफ़ी समय तक सोचता रहता था कि उनमें से किसने क्या और क्यों कहा। अपने खाली समय में अधिकतर मैं इसी बारे में विचार करते हुए खुद से यह सवाल पूछता था, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। फिर मैं दूसरे डैडी की कई बातों के बारे में भी यह सवाल पूछता था। इसके बजाय तो यह कहना ज़्यादा सरल होता, हाँ उनकी बात बिल्कुल सही है, मैं इससे सहमत हूँ, या यह कहकर उनके उस दृष्टिकोण को नकार देना भी आसान होता। उन बुजुर्ग इंसान को पता ही नहीं है कि वे क्या बोल रहे हैं। मैं दोनों डैडियों से प्रेम करता था, इसलिए मैं सोचने के लिए विवश हुआ और अंततः मुझे अपने लिए सोचने का तरीका चुनने की खातिर मजबूर होना पड़ा। इस प्रक्रिया में अपने लिए विकल्प चुनना आगे चलकर काफ़ी मूल्यवान साबित हुआ, जो किसी दृष्टिकोण को सिर्फ स्वीकार या अस्वीकार करने से संभव नहीं था। अमीर लोग ज़्यादा अमीर बनते हैं और गरीब ज़्यादा गरीब तथा मध्य वर्ग कर्ज में डूबा रहता है। इसका यह कारण है कि पैसे का विषय स्कूल में नहीं घर पर पढ़ाया जाता है। हम में से ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। गरीब माता पिता अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखाते हैं? वे बस कह देते हैं स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। हो सकता है कि बच्चा बेहतरीन ग्रेड के साथ पढ़ाई पूरी कर ले, लेकिन इसके बाद भी उसकी आर्थिक प्रोग्रामिंग और मानसिकता तो गरीब व्यक्ति की ही रहेगी। दुर्भाग्य से पैसे के विषय स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। स्कूल के वित्तीय योग्यताओं के बजाय अकादमिक और पेशेवर योग्यताओं पर नजर दिया जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिन चतुर बैंकरों, डॉक्टरों और लेखपालों ने स्कूल कॉलेज से बेहतरीन ग्रेड पाए थे, वे जीवन भर पैसे के लिए क्यों जूझते रहते हैं। अमेरिका पर जो भारी राष्ट्रीय कर्ज है वह काफ़ी हद तक इसी कारण है, क्योंकि जो उच्च शिक्षित राजनेता और सरकारी अधिकारी वित्तीय निर्णय ले रहे हैं, उनके पास पैसे के विषय पर बहुत कम प्रशिक्षण है या जरा भी नहीं है। आज मैं अक्सर सोचता हूँ कि तब क्या होगा जब जल्द ही हमारे बीच लाखों करोड़ों लोग होंगे जिन्हें आर्थिक और चिकित्सीय सहायता की ज़रूरत होगी। आर्थिक सहायता के लिए वे अपने परिवार या सरकार पर निर्भर रहेंगे। जब मेडिकेयर और सामाजिक सुरक्षा का पैसा ख़त्म हो जाएगा, तब क्या होगा? देश कैसे बचेगा? अगर पैसे के बारे में बच्चों को सिखाने का काम माता पिता के भरोसे छोड़ दिया जाएगा, जिनमें से अधिकतर या तो पहले से ही गरीब हैं या फिर गरीब होने वाले हैं। चूँकि मेरे पास 2 प्रभावशाली डैडी थे, इसलिए मैंने दोनों से ही सीखा। मुझे हर डैडी की सलाह के बारे में सोचना पड़ता था और ऐसा करके मैंने इस बारे में बहुत मूल्यवान ज्ञान हासिल किया कि किसी इंसान के विचार उसके जीवन पर कितना ज़्यादा असर डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक डैडी ने यह कहने की आदत थी, मैं इसे नहीं खरीद सकता। दूसरी डैडी ने इन शब्दों को प्रतिबंधित कर दिया था। वे जोर देते थे कि मैं इसी बात को इस तरह पूछूं, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। एक वाक्य कथन है और दूसरा प्रश्न है। एक में बात ख़त्म हो जाती है और दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर होते हैं। मेरे जल्द ही अमीर बनने वाले डैडी समझाते थे कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। कहने से आपका दिमाग किस तरह काम करना छोड़ देता है। दूसरी ओर मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, यह सवाल पूछने से आपका दिमाग सक्रिय हो जाता है। उनका यह मतलब नहीं था कि आपका जिस भी चीज़ पर दिल आ जाए आप उसे खरीद लें। उन्हें अपने दिमाग की कसरत कराने का जुनून था, जिसे वे संसार का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर मानते थे। वे कहते थे, मेरे दिमाग की शक्ति हर दिन बढ़ती है क्योंकि मैं इसका व्यायाम करता हूँ। वह जितना ज़्यादा शक्तिशाली बनता है, मैं उतने ही ज़्यादा पैसे बनाता हूँ। वे मानते थे कि स्वचालित ढंग से मैं इसे नहीं खरीद सकता। कहना मस्तिष्क आलस्य की निशानी है। हालांकि दोनों ही डैडी कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन मैंने गौर किया कि आर्थिक मसलों पर एक में अपने दिमाग को सुलाए हुए रखने की आदत थी और दूसरे में अपने दिमाग को व्यायाम कराने की आदत थी। इसका दीर्घकालीन नतीजा यह निकला कि एक डैडी आर्थिक दृष्टि से
ज़्यादातर शक्तिशाली बनते चले गए और दूसरे डैडी कमज़ोर होते गए। इस तरह समझे कि एक आदमी नियमित रूप से जिम में व्यायाम करने जाता है और दूसरा सोफे पर बैठकर टीवी देखता रहता है। इसका क्या परिणाम होगा? जिस तरह सही शारीरिक व्यायाम स्वास्थ्य के आपके अवसरों को बढ़ा देता है, उसी तरह सही मानसिक व्यायाम दौलत के आपके अवसरों को बढ़ा देता है। मेरे दोनों डैडियों के विरोधी नज़रिए थे और इसके उनके सोचने के तरीके पर असर पड़ता था। एक डैडी सोचते थे कि अमीरों को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि गरीबों को फ़ायदा मिल सके। दूसरे डैडी कहते थे टैक्स उत्पादन करने वाले लोगों को सज़ा देता है और उत्पादन न करने वालों को पुरस्कार देता है। एक डैडी सलाह देते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए। दूसरे डैडी या नसीहत देते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें खरीदने के लिए कोई अच्छी सी कंपनी मिल जाए। एक डैडी कहते थे मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे तुम बाल बच्चों को पालना पड़ता है। दूसरे का कहना था मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। एक डैडी डिनर टेबल पर पैसे और कारोबार संबंधी बातें करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे, जबकि दूसरे डैडी ने भोजन करते समय पैसे संबंधित बातचीत पर प्रतिबंध लगा रखा था। एक कहते थे जहाँ पैसे का मामला हो वहाँ सुरक्षित खेलो, जोखिम मत लो। दूसरे कहते थे जोखिम को संभालना सीखो। एक डैडी को यकीन था हमारा मकान हमारा सबसे बड़ा निवेश और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरे डैडी का मानना था मेरा मकान एक दायित्व है और अगर आपका मकान आपका सबसे बड़ा निवेश है तो आप संकट में हैं। दोनों ही डैडी अपने बिल समय पर चुकाते थे, लेकिन एक अपने बिल सबसे पहले चुकाते थे जबकि दूसरे अपने बिल सबसे अंत में चुकाते थे। एक डैडी का यह मानना था कि कंपनी या सरकार को आपको आपकी आवश्यकताओं की परवाह करनी चाहिए। वे हमेशा वेतन वृद्धि, रिटायरमेंट योजनाओं, चिकित्सीय लाभ, बीमारी की छुट्टियां के दिनों की संख्या और दूसरी सुविधाओं के बारे में चिंतित रहते थे। वे अपने दो चाचाओं से प्रभावित थे जो सेना में चले गए थे और 20 साल की सक्रिय सेवा के बाद उन्होंने जीवन भर के लिए सेना वृत्ति एवं अधिकार पैकेज हासिल कर लिया था। वे सेना द्वारा सेनावृत्ति कर्मचारियों को दिए जाने वाले चिकित्सीय लाभ और अन्य सुविधाओं की भी तारीफ करते थे। विश्वविद्यालय में उपलब्ध लंबी कार्यालय अवधि में से भी प्रेम करते थे। कई बार आजीवन नौकरी की सुरक्षा और लाभ का विचार नौकरी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखाता है। वे प्राय कहते थे मैंने सरकार के लिए बहुत मेहनत से काम किया, इसलिए मैं इस तरह के लाभ का हकदार हूँ। दूसरे डैडी पूरी तरह से आर्थिक स्वावलंबन में यकीन करते थे। वे सुविधा भोगी या अधिकार की मानसिकता के विरोधी थे और कहते थे कि यह मानसिकता लोगों को कमज़ोर और आर्थिक रूप से ज़रूरतमंद बनाती है। वे आर्थिक रूप से सक्षम होने पर बहुत जोर देते थे। एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए जूझे, दूसरे ने निवेश उत्पन्न किए। एक डैडी ने मुझे सिखाया कि अच्छी नौकरी खोजने के लिए प्रभावशाली बायोडाटा कैसे लिखा जाए। दूसरे ने मुझे सिखाया कि शक्तिशाली व्यावसायिक और वित्तीय योजनाएं कैसे लिखी जाए ताकि मैं दूसरे को नौकरियां दे सकूं। दो शक्तिशाली डैडियों के साथ रहने की वजह से मुझे यह विश्लेषण करने का अवसर मिला कि अलग अलग विचारों पर जीवन पर कितना अलग अलग असर होता है। मैंने गौर किया कि लोग दरअसल अपने विचारों से ही अपने जीवन को आकार देते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और आगे चलकर यही भविष्यवाणी सही साबित हुई। दूसरी ओर मेरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर मानते थे। वे इस तरह की बातें कहते थे मैं अमीर हूँ और अमीर लोग ऐसा नहीं करते। जब एक बड़े वित्तीय झटके के बाद वे दिवालिया होने की कगार पर थे तब भी वे खुद को अमीर आदमी ही कहते रहे। वे अपने समर्थन में यह कहते थे गरीब होने और कड़के होने पर फर्क होता है। कड़का होना अस्थायी है, गरीब होना स्थायी है। मेरे गरीब डैडी कहते थे पैसे में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है या पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे अमीर डैडी हमेशा कहते थे पैसा ही शक्ति है।
हमारे विचारों की शक्ति को कभी नापा नहीं जा सकता, ना ही उनके प्रभाव को कभी पूरी तरह से समझा जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद बचपन में ही यह समझ गया था कि मुझे अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी अभिव्यक्ति पर भी। मैंने गौर किया कि मेरे गरीब डैडी के गरीब होने का कारण यह नहीं था कि वे कम पैसे कमाते थे। उनकी तनख्वाह काफ़ी अच्छी थी। वे तो अपने विचारों और कार्यों के कारण गरीब थे। 2 डैडी होने के कारण बचपन में ही बहुत सजग और जागरूक हो गया था कि मैं किन विचारों को अपनाऊं, मैं किसकी बात मानूं, अमीर डैडी या गरीब डैडी की। हालांकि वे दोनों ही शिक्षा और सिखाने को महत्वपूर्ण मानते थे, लेकिन क्या सीखा जाए इस बारे में दोनों की राय अलग अलग थी। यह चाहते थे कि मैं एक मेहनत से पढूं, डिग्री हासिल करूं और पैसे कमाने के लिए कोई अच्छी नौकरी हासिल कर लूं। वे चाहते थे कि मैं किसी पैसे में जाने का या वकील अकाउंटेंट बनने के लिए अध्ययन करूं, किसी बिजनेस स्कूल में MBA करूं। दूसरे डैडी मुझे प्रोत्साहित करते थे कि मैं अमीर बनने के लिए अध्ययन करूं, ताकि मैं यह समझ लूं कि पैसा कैसे काम करता है और यह सीख लूं कि इससे अपने लिए पैसे कैसे काम कराया जाए। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता। ये शब्द वे बार बार दोहरा रहे थे। पैसा मेरे लिए काम करता है। 9 साल की उम्र में मैंने यह फैसला किया कि मेरे पैसे के बारे में अपने अमीर डैडी की बात मानूंगा और उन्हीं से सीखूंगा। इसका मतलब यह निर्णय लेना भी था कि मैं अपने गरीब डैडी की बातें अनसुनी कर दूंगा। हालांकि उनके पास कॉलेज की ऊंची ऊंची डिग्रियां थी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का सबक। रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेरे प्रिय कवि हैं। हालांकि मुझे उनकी बहुत सी कविताएं पसंद है, लेकिन द रोड नॉट टेकन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं इससे सबक का इस्तेमाल लगभग हर दिन करता हूँ। द रोड नॉट टेकन, वह राह जिसे चुना नहीं गया। पीले जंगल में 2 राह अलग अलग जा रही थी और अफसोस कि मुझे उन दोनों में एक को ही चुनना था। और यात्री के तौर पर मैं काफ़ी देर तक खड़ा रहा और मैंने एक को देखा जितनी दूर तक मैं देख सकता था। इससे झुरमुटों में मुड़ने से पहले फिर मैंने दूसरी राह चुनी जो उतनी ही अच्छी थी और संभवतः इसका दावा बेहतर था, क्योंकि यह घास ज़्यादा थी और राहगीर कम गुजरे थे। और उस सुबह दोनों ही राहें एक जैसी पत्तियों से ढकी थी जिस पर किसी ने चलकर निशान नहीं बनाए थे। ओह, मैंने पहली राह को किसी दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया, लेकिन यह जानते हुए कि रास्ता किस तरह आगे रास्ते खोलता जाता है। मुझे यकीन नहीं था कि मैं वहाँ भी कभी लौट पाऊँगा। मैं आह भरकर यह कहूँगा, आज से युगों युगों बाद एक जंगल में 2 राहें अलग अलग जा रही थी और मैंने उस राह को चुना जिस पर कम लोग यात्रा करते थे और इसी से सारा फर्क पड़ा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का सबक। और इसी से सारा फर्क पड़ा। इतने वर्षों में मैंने अक्सर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता के बारे में विचार किया है। पैसों के बारे में मेरे उच्च शिक्षित डैडी की सलाह और नज़रियों को न मानने का निर्णय दुखद था, लेकिन यह एक ऐसा निर्णय था जिसने मेरी जिंदगी की दिशा तय कर दी। एक बार जब मैंने यह फैसला कर लिया कि किसकी बात मानूंगा, तो धन के बारे में मेरी शिक्षा शुरू हो गई। मेरे अमीर डैडी ने मुझे 30 साल तक सिखाया, जब तक कि मैं 39 साल का नहीं हो गया। इसके बाद उन्होंने सिखाना छोड़ दिया, क्योंकि तब उन्हें एहसास हो गया कि मैं सब कुछ जान गया था और पूरी तरह समझ गया था, जो वे अक्सर मेरी मोटी खोपड़ी में घुसाने की कोशिश कर रहे थे। पैसा शक्ति का एक रूप है, लेकिन वित्तीय शिक्षा इससे भी ज़्यादा शक्तिशाली। पैसा आता जाता रहता है, लेकिन अगर आप जानते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, तो आप इस पर काबू कर सकते हैं और दौलत बनाना शुरू कर सकते हैं। सिर्फ सकारात्मक सोच से ही काम नहीं बनता। इसका कारण यह है कि अधिकतर लोग स्कूल कॉलेज तो गए थे, लेकिन उन्होंने कभी वह नहीं सीखा कि पैसों कैसे काम करता है।
इसलिए वे पैसे के लिए काम करने में अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं। जब मेरी शिक्षा शुरू हुई तो उस वक्त मैं केवल 9 साल का था, इसलिए मेरे अमीर डैडी ने मुझे सबक सिखाया। वे सरल थे, बाकी बातें जो भी थी उनके सिर्फ 6 मुख्य सबक थे जिन्होंने उन्होंने 30 साल तक दोहराया। यह पुस्तक उन्हीं 6 सबकों के बारे में है जिन्हें उतनी ही सरलता से बताया गया है जितनी सरलता से अमीर डैडी ने मुझे सिखाया था। ध्यान रहे, सबक का मतलब जवाब नहीं, इसका अर्थ तो मार्गदर्शक है। ऐसा मार्गदर्शक जो अधिक दौलतमंद बनने में आपकी और आपके बच्चों की मदद करेगा, चाहे इसे लगातार परिवर्तनशील और अनिश्चित संसार में कुछ भी होता रहे। तो यहाँ पर दूरदर्शिता और प्रस्तावना का दूरदर्शिता और प्रस्तावना खत्म होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे अध्याय 1 और सबक 1 के बारे में। अगर आपको अध्याय 1 आपने सुन लिया है तो कमेंट करके कृपया ज़रूर बताएं कि अध्याय 1 के बारे में। अगर आपने दूरदर्शिता और प्रस्तावना को सुन लिया है तो कृपया कमेंट ज़रूर करें और बताएं कैसा लगा। इतना सब जानकर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही सारे अध्याय मैं आप तक पहुंचा सकूं और आप मेरे साथ मिलकर सुन सकें। धन्यवाद। अध्याय 1 के लिए